पिछले क्लास में हम लोगों ने औपनिवेशिक शहर नगरीकरण व नगर योजना टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ किया था। इस क्रम में हम लोगों ने कई बातों को जाना कि औपनिवेशिक शहर किसे कहते हैं, औपनिवेशिक शहर की विशेषता क्या होती है, शहर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं, भारत में सबसे पहले शहरीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है और दूसरी शहरीकरण कब से शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि अंग्रेजों के काल में जो नगर का विकास हो रहा था, उस नगर के विकास के लिए अंग्रेजों ने कौन सी रणनीति बनाई थी, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के क्लास में टॉपिक होगा नवीन नगरों की विशेषता। नवीन नगरों की विशेषता मतलब अंग्रेजों के शासन काल में जो शहर बसे, उन शहर की विशेषता क्या थी, इस बात का भी हमने चर्चा कर लिया था कि नवीन नगर की विशेषता थी कि नगर व्यापार का केंद्र था। दूसरी विशेषता थी कि नगर किलेबंद थे, और हमने कहा था कि किलेबंद नगर में अंग्रेजों ने बड़ा बड़ा किला बनाया इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ा किला कोलकाता में फोर्ट विलियम, मद्रास में सेंट जॉर्ज, और झांसी में भी किला बनाया था, स्टार किला उसका नाम था। उसके अलावा हमने मद्रास के किले के बारे में चर्चा किया था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ घृणा को दिखाने के लिए, नस्लीय भेदभाव को दिखाने के लिए ब्लैक और व्हाइट टाउन मतलब काला और गोरा शहर के बारे में चर्चा किया। नगर की और भी विशेषता थी कि नगर में लोग रोजगार की तलाश में नगर में पहुंच गए, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में लेबर वहां पहुंच गया कि मजदूरी का दर बहुत ज्यादा डाउन हो गया, बेकारी बैठ गई, और नगर में एक नई संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। नई संस्कृति के विकास में हम एक बात बता दें कि अंग्रेजों ने एक भवन बनवाया था, उसका नाम था राइटर्स बिल्डिंग। क्या नाम था? हाँ, राइटर्स बिल्डिंग की बात करें तो ये जो राइटर्स बिल्डिंग है, ये है कहाँ? था राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में। नाम से स्पष्ट है कि राइटर्स बिल्डिंग का मतलब क्या हो सकता है। तो राइटर्स का मतलब लेखक, बिल्डिंग माने भवन। अंग्रेज कर्मचारियों को काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा करा दिया था कि जितने भी अंग्रेज कर्मचारी हैं इसी इमारत में अलग अलग रूम में बैठेंगे और सरकार के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। तो राइटर्स बिल्डिंग ये अंग्रेजी नौकरशाह का प्रतीक था। इसमें अंग्रेजों के अधीन काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, वे सारी कर्मचारी एक निश्चित समय पर यहाँ पर आते थे और अपने 4 घंटा 5 घंटा या 10 घंटा जो भी उनको काम दिया गया था, अपने काम को पूरा करते थे। इसी राइटर्स बिल्डिंग के जैसा भारत के लोगों ने भी कलकत्ता में एक बिल्डिंग बनवाया था। उस बिल्डिंग का नाम था मार्बल पैलेस। क्या नाम था? मार्बल पैलेस। तो ये मार्बल पैलेस भी कहाँ है? कलकत्ता में। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो राइटर्स बिल्डिंग है यह अंग्रेजी नौकरशाही का प्रतीक है, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको काम करने के लिए बिल्डिंग बनाया गया था। और मार्बल पैलेस यह भी कलकत्ता में है। और बैठो बात करें, बैठो बात। मार्बल पैलेस भी कलकत्ता में है और इसमें क्या थे? इंडियन कर्मचारी काम करते थे। भारत के जो धनी मनी लोग थे, भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए जो बिल्डिंग बनाया था उसका नाम क्या पड़ गया? मार्बल पैलेस। अब सवाल है, इसी कलकत्ता में अंग्रेज अधिकारी ने एक नया बाजार बना दिया था। उस नया बाजार का नाम था चितपुर बाजार। क्या नाम था? चितपुर बाजार, जो कलकत्ता में है। और कलकत्ता के
जो चितपुर बाजार है, इस बाजार की स्थापना चार्ल्स डी आइली ने किया था। क्या नाम था उसका? चार्ल्स डी आइली नामक एक अंग्रेज ने किया था। और इस बाजार को स्थापित करने का उनका उद्देश्य था कि शहरीकरण को क्या करना था? बढ़ावा करना था। और बाजार उत्पाद को बेचने का एक स्थान होता है। अंग्रेजों ने नवीन नगर में एक और नया काम किया था, बसा दे सिविल लाइन बसा दिया था। क्या किया था? सिविल लाइन। मन में एक प्रश्न होगा, सिविल लाइन क्या है? तो आपको शायद पता होगा या मैंने पूर्व में ही पढ़ा है कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। इस विद्रोह में हम लोगों ने अंग्रेज से हम लोग क्या हो गए? पराजित हो गए। भारत के लोग इसमें क्या हो गए? हार गए। लेकिन हारने के बाद भी 1857 के सिपाही विद्रोह में एक भावना लोगों के मन में आ गई। विद्रोह करने का तरीका जान गया कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेज का चलने वाला नहीं है। तो सिपाही विद्रोह के बाद या 1857 के क्रांति के बाद जहां भी इंडियन समूह में होता, वे अंग्रेजों के बस्ती पर क्या बोल देता था? धावा बोल देता था, अटैक कर देता था, हमला कर देता था। तो अंग्रेजों ने अपने सुरक्षित निवास के लिए, अंग्रेजों ने क्या किया? अपने सुरक्षित निवास के लिए एक किला बनवाया। किला के अंदर अंग्रेजों का क्या होगा? घर होगा। किला के बाहर जो होगा क्या होगा? खाली मैदान होगा। क्या होगा? खाली मैदान। इस खाली मैदान को कलकत्ता में गरीर मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गरीर मठ। इस खाली मैदान के बाहर चारों ओर से क्या होगा? पुलिस होगी। क्या होगी? पुलिस होगी। इसके बाद तब भारतीयों का बस्ती होगा। भारतीयों का बस्ती। देखा था कि सिविल लाइन क्या है? तो सिविल लाइन औपनिवेशिक शासन काल में बसाया गया एक शहर था, जो शहर बड़ा ही सुरक्षित था। इस शहर की खासियत ये थी कि किलाबंद अंग्रेजों की बस्ती थी। किला के बाहर लगभग 500 मीटर क्या था? खाली जगह होता था। उस 500 खाली जगह में किसी इंडियन को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। और 500 मीटर के बाद चारों ओर से पुलिस का कैंप बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन यदि किसी कारणवश अचानक हमला बोल दे तो उस हमला से अंग्रेजों की इस बस्ती की सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस। बाय द वे, अगर मान लिया पुलिस को भी पराजित कर दिया, विद्रोह आगे घुसेगा, तब 500 मीटर आएगा, तब तक लोग अपना गेट को बंद कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है। तो सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने सुरक्षित निवास को करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सुरक्षित बस्ती का निर्माण कराया। उस बस्ती का नाम क्या था? सिविल लाइन कहा गया। अब नवीन नगर की एक विशेषता थी। अब एक प्रश्न नया आता है, शहरी सामाजिक जीवन पर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? शहरी सामाजिक जीवन पर नगरीकरण का प्रभाव। नगरीकरण का प्रभाव मतलब कहना यह चाहता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में शहरी सामाजिक जीवन मतलब शहर के सामाजिक जीवन पर नगरीकरण का, नगरों का तीव्र गति से विकास नगरीकरण कहलाता है। मतलब शहर पहले से था लेकिन बड़ी तीव्र गति से शहर का विकास होने लगा। तो शहर में जो अस्थायी रूप से पहले से रहने वाले लोग थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे मान लो कि पटना आज भारत की राजधानी है, इस बात को मानना है? बिहार की राजधानी, सॉरी बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। तो पटना में तो बिहार के 38 जिला के लोग आके वहां बसे होंगे, जमीन खरीद के अपना घर बना के रहते होंगे, क्योंकि वह राज्य की राजधानी है। तो निश्चित तौर पे बिहार का सबसे विकसित शहर पटना है। गलत सही? पटना का 90% लोग जहां तहां से अलग अलग जिला से आके बसा हुआ है, ये भी तय है। लेकिन 10% तो वहां के लोग हैं
जैसे हम सीतामढ़ी में रह रहे हैं, तो क्या सीतामढ़ी के कुछ अस्थायी लोग नहीं हैं? कोट बाजार हो, चाहे मेला रोड हो, चाहे ये राजोपट्टी हो, ये यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, खानदानी घर उन लोगों का है यहाँ। तो जब शहर का तेज गति से विकास होने लगा, तो यहाँ खानदानी से रहने वाले, कई पुष्ट से रहने वाले लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा, नए सामाजिक जीवन पर एक नया वर्ग आया, उसका नाम था मध्यम वर्ग। कौन आ गया? मध्यम वर्ग का, माने बीच वाले वर्ग का विकास हुआ। शहर में दो ही वर्ग होता है। औद्योगिकरण के कारण हमने पढ़ाया है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, और औद्योगिक क्रांति के कारण याद रखेंगे समाज दो भाग में बढ़ जाता है। क्या जी? एक कौन होता है? पूंजीपति वर्ग। दूसरा कौन होता है? निर्धन वर्ग। पूंजीपति अर्थात उद्योगपति, निर्धन अर्थात गरीब जो लेबर के रूप में काम करता है। तो औद्योगिकरण के कारण हमारा समाज दो भाग में बटा, एक रुपया पैसा वाला और दूसरा गरीब जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाता था। लेकिन इस पूंजीपति वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में एक नया वर्ग आ गया, उसका नाम क्या था? मध्यम वर्ग, माने बीच वाला वर्ग। यह बीच वाला वर्ग करता क्या था? तो निर्धन वर्ग को पूंजीपति वर्ग से और पूंजीपति वर्ग को निर्धन वर्ग से जोड़ने का काम करता है। उदाहरण ऐसा दे रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे हर शहर में लिखा मिलेगा आपको कि यहाँ जमीन खरीद बिक्री के लिए संपर्क करें। खैर यहाँ तो नहीं मिलता है, बड़े बड़े पटना में जाओगे, हाजीपुर में जाइए, मुजफ्फरपुर में जाइए, तो वहां लोग ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, सुंदर ऑफिस बने ले हैं, दलाल जिसको कहते हैं, नहीं ब्रोकर। तो वे क्या करता है, आप जाओगे किसी जमींदार के यहाँ कि जमीन बेचे तो ना आपको नहीं देगा, वो किसी क्या दे देता? दलाल को दे देता है। उसको रियल एस्टेट स्टैंडर्ड बनाते जा रहा है लोग, लिए ना है तो दलाल है। सबसे ज्यादा तरक्की करना है, तुरंत अरबपति खरबपति बन जाना है, तो रियल एस्टेट में हाँ दलाली करो। यही तो लोग कर ही रहा है। लेकिन जायज दलाली करो। सरकार ने अनुच्छेद 23 में जिस चीज को रोक लगा दिया है, वो वाला दलाली नहीं करना है। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं करना है। तो पूंजीपति वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में एक मध्यम वर्ग आ गया। मध्यम वर्ग में कौन आता है? तो जितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दार्शनिक हो, साहित्यकार हो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, यही आता है मध्यम वर्ग में। क्योंकि गरीब को अमीर से और अमीर को गरीब से जोड़ने का काम यही करते हैं। जैसे किसान ने अपने खेत में कपास की खेती किया, तो किसान से डायरेक्ट कपास मिल मालिक नहीं लेता है, किसान से बीच का आदमी खरीद लेता है, और मालिक से क्या करता है, जाके बात तय कर लेता है कि मैं आपको इतना सप्लाई करूंगा। तो शहर में भी बड़े बड़े कारखाना है, तो लेबर यूनियन बना हुआ है। हर गांव का सुनते होंगे, कुछ लोग हैं जो मजदूर को पकड़ पकड़ के दिल्ली, राजस्थान चूना फैक्ट्री में ले जाता है, प्लाई फैक्ट्री में टेंडर पर लेता है, कितना कम इतना घंटा में कर दूंगा, आप हमको पेमेंट दीजिए। मालिक से ठेका ले लेता है। गलत कि सही? अगर मान लिया 20,000 में ठेका लिया, तो लेबर को दे देगा, अरे इसमें हमको तो मिला है 18,000 में, हम तुमको 15,000 देंगे, कर देगा क्या? ऐसा ही होता ही है। मजदूरों देखा कि हाँ हम लोग कर लेंगे, हाँ उसका भी तो रोजगार है, वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो कह रहे मध्यम वर्ग आ गया, जो एक दूसरे को जोड़ने का क्या किया। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा? महिला पर। शहरीकरण का प्रभाव महिलाओं पर पड़ा। कहेंगे महिलाओं पर कैसे प्रभाव पड़ा? तो हम देख रहे हैं, बता रहा हूं आपको कि नगरीकरण के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। गलत सही? घातक बाद की बात है। मैंने प्रभाव क्या पड़ा, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया नगरीकरण के कारण, कि जो महिला सुबह 2 घंटा शाम 2 घंटा केवल चूल्ही चौका करती थी, जो बीच का समय बच गया, वह अपने परिवार के इनकम को बढ़ाने के लिए छोटा छोटा काम करना शुरू कर दी। जैसे आज की बात में बता रहा हूं, आप छोटे शहर सीतामढ़ी में रहते हैं, तो जिनके पास
टाइम ही टाइम है। महिला की साड़ी खरीद देती है, फॉल पिको, साड़ी के नीचे कपड़ा का पट्टी चढ़ाता है, उसे कहते हैं फॉल। साड़ी उघर न जाए उसको सिवा देता, उसको पिको कहते हैं। शहर में सेंटर खुला हुआ है, क्या जी लिखता है, यह फॉल पिको की होती है। दुकानदार खुद नहीं करता है, वो दुकानदार खुद करता है क्या? नहीं करता। स्टोर करेगा और रखे हुए 10-12 परिवार की महिला, उसका फोन नंबर, हाँ इतना साड़ी ले जाइए, कल तक देना है। वो महिला ले जाती है, सुबह शाम काम करती है और दिन भर में 2 साड़ी पर फॉल चढ़ा देती है। कम से कम ज्यादा नहीं, दिन भर में अगर 2-4 पर चढ़ा के 50 रुपया कमा लेती है तो उसका पारिवारिक इनकम 50 रुपया तो हर दिन बढ़ रहा है ना। तो घर बैठे बैठे काम करना, किसी के यहाँ जाना तो गलत कि सही? दूसरी बात, जितना भी मठ मंदिर के अगल बगल में लटकन चटकन बिकता है, नहीं समझे आप लोग? छोटा बच्चा जन्म लेगा तो हाथ में बांधने वाला फुदेना उदेना जो कहते हैं वो सब बिकता है, परचून की दुकान जो कहते हैं, वो सारा काम शहर में रहने वाली महिला लोग करती है। उस शहर में से स्टॉकिस्ट से क्या करती है, सामान ले आती है और अपने हिसाब से उसको बनाती है, जाकर उसको बेटा तिबली काटना हो, राखी बनाना हो। तो महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार है। लेकिन एक और बात, हमने अच्छे सेंस में कहा, नेगेटिव सेंस ही प्रभाव पड़ा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास का एक श्लोक याद होगा, ही रामायण में लिखा है कि अति वृष्टि तही की आड़ी, अजीमी स्वतंत्रता बिगड़ ही नारी। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा खाना खजाना और जनाना छुपा के रखने का चीज। ग्रामीण शब्द में पहले बोल दिया हूँ, वन्यता नहीं लेंगे, खाना छुपा के खाना चाहिए। खजाना छुपा के लुट चुरा के लिए चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और जनाना छुपा के रखने की चीज है। लेकिन यदि आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, पर्दा से बाहर करेंगे, तो अपने आप बेपर्दा होने के लिए तैयार है। 10% अच्छे भी हैं, ये बात सब पर लागू नहीं होता। तो महिलाओं की स्थिति में सुधरी, कमाने का ये हो गया, लेकिन उसको नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। आमदनी अठानी खर्चा रुपया में कि हम तो कमाते, हमारे घर वाला तो बैठा हुआ है, तो पर आज मैं नहीं आऊंगी, लेट हो सकता है, दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं, देखे हम। चलिए, यहां एक नवीन तीसरा काम क्या हुआ, नवीन मजदूर वर्ग का उदय हुआ। शहरीकरण के कारण मैंने पहले ही कह दिया, नवीन मजदूर वर्ग जो क्या टेंडर लेता, ठेका लेता है, अपने काम करता उड़ता किसी अन्य से करवा देता है, मोटरसाइकिल घूमते रहता है। पुराना उधर सर पेंट करा के आपने ना गए, करा लीजिए महाराज, हम कमे में कर देंगे आपको। 3 नंबर पेंट कर देता, कम दाम बताएगा, 2000 में तो सर आपके पूरा घर ऊपर से हम पेंट करवा देंगे। अब तू हाथ लगवा दो ना, तू 20 आगे तो पेंट खरीद करेगा, नहीं होगा। गलत कि सही? एक बार तक उसमें फंसने की जरूरत। तो नया मजदूर वर्ग आ गया जो अन्य को काम पर लगा देगा और दिन भर वो, जैसे आज बड़े बड़े शहर में, छोटा शहर सीतामढ़ी है, बड़ी आसानी से कुछ आते हैं, हम सारे दीजिए ना टीचर, आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। पटना में जाएंगे तो ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ होम ट्यूशन के लिए संपर्क करें। दिल्ली में जाए, खुला होम ट्यूशन के लिए संपर्क करें। और जो जिसको ट्यूशन पढ़ाना है वो जाकर उसे मिलता है, कहता सर हम इतना क्लास के बच्चों को पढ़ाने में क्या है सक्षम है, हमको ट्यूशन दिलवा दीजिए। अब यहाँ होता क्या है कि अगर उसने आपको ट्यूशन दिलवाया तो पहले का महीना आपसे ही लेगा, कहेगा ना पहला महीना तुमको जितना दिलवाएंगे पूरा हमको दे दो। साल का 12 महीना होता है, तो 11 महीना का आमदनी तुम्हारी, 1 महीना का आमदनी। मुंबई में जाएंगे तो अगर रूम खोजने जा रहे हैं तो आप दिन भर घूमते घूमते रह जाओगे, तुमको कोई रूम खाली या फिर भी नहीं देगा। किसी ब्रोकर से जाके मिलो, तुमको 1 घंटा में रूम उपलब्ध करा देगा। इसके लिए वो क्या लेता है, तो ये नवीन मजदूर एक आया, हाँ तो मजदूरी का तरीका ना, बीच वाला काम किया, जोड़ने का काम किया। शहरीकरण के हुआ। एक और यहां नया बात हुआ कि अमीर
वो गरीब के बीच खाई बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच क्या हो गया? 2000 का नोट बंद हुआ है तो कोई एक है नहीं मिनिस्टर जिसने लिखा है, मैं पेपर में पढ़ा कि मोदी जी अपन थूक पे के अपने चाटे। उसकी चोटागिरी स्टेटमेंट का कोई हिसाब किताब है? कोई गरिमा नहीं, मंत्री गरिमा लेस लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं। हमने तो ये ज्यादा कर दिए हैं। इनको तो हर 2 साल पर बड़ा नोट निकाले बंद कर देना चाहिए। मालूम है तब जाके लेवल समाज के बराबर होगा। जैसे बड़ा नोट आता है पूंजीपति लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अभी खाली मार्केट में नहीं आता था। हम उस दिन हम जा रहे थे, तुम्हारे यहाँ से लौट रहे थे तो गाड़ी पंप पर ले तेल भरवाना था। देखिए टायर वाला आ रहा था, हम लोग तो 2040 रहा होगा, निकाल के दिया जो खरीद के लिया दुकान में से। टायर वाला क्या लोग कहता कि मैं गरीब हूँ। घोषणाओं का लोग बोले कि 6 महीने के बाद लिखा 2000 के नोट लिखा है सर ले लीजिए, उनकी गोदाम में से है कि तो पहले ही दे दिया था 2 दिन पहले। सितंबर तक वैलिड है। हाँ वैलिड है। तो बैंक लेकर अभी प्रतिदिन 10,000 ज्यादा तो नहीं। हाँ अभी निकलेगा कि ना भदैया बेटा की तरह निकलता है, गोएगा पीला पीला करता है, वो इसे निकल रहा है। वो दिखिए नहीं रहा। बैंक में स्टॉक होगा, रिजर्व में टैक्स। बैंक के पास भी नहीं था। सरकार असल में सबसे ज्यादा काला धन घर में होता है, घर में होता है। के पास वही सब निकल रहा है। अमीर और ज्यादा अमीर हो गया क्या जी, गरीब और गरीब हो गया। शहर में जाके देखिए, एक तरफ देखे तो छत नहीं गिनाएगा, टोपी गिर जाएगा, और उस टोपी गिरने के बगल में झुकी झोपड़ी दुनिया का सबसे बड़ा जो मलिन बस्ती है मुंबई की धारावी, उतना गंदा बस्ती कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा बिजनेस वही होता है और सबसे ज्यादा बिजनेस वही होता है। और मुंबई को उतना सुंदर बनाने में धारावी का योगदान है। मुंबई में जितने कल कारखाने चलते हैं उस सारे कल कारखाना को लेबर सप्लाई करने वाला, पूंजीपति को पूंजीपति बनाने वाला धारावी है। लेकिन धारावी धरा का धरा रह गया। एशिया की मलिन बस्ती, एशिया की मलिन तो पूरा नंबर 1 है विश्व की। एशिया की सबसे नंबर 1 मलिन बस्ती, मैंने गंदी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। रहने वाले से मैंने एक बार प्रश्न किया, करकट का वो बना, करकट का होता है, नाली पर हम लेटरिन बाथरूम पे कुछ नहीं सर होता, सीट बार को काट दिए हैं। जो जैसे मान लीजिए नाला है, नाला पर स्लेब रखा हुआ, इस पर ही घर बना लिया, लेटरिन की जरूरत है तो इतना दूर क्या कर दिया है, काट दिया, नलवा का फोड़ दिया है, बांस का चचरी पर रख दिया है, प्लास्टिक बिछा लिया है। लेटरिन करना हो तो हटा के लेटरिन कर लिया, फिर वो रख के सब काम चलता है, स्नान सब चलता है। हाँ इंग्लिश बाथरूम हो गया। मजबूरी है। तो अमीर और ज्यादा क्या हो गया, अमीर हो गया, गरीब और ज्यादा क्या हो गया, गरीब हो गया। नगरीकरण के आगे मैं चर्चा करूं कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ और भी विशेषता देखने को मिली। स्थापत्य कला की बात करता हूं। औपनिवेशिक काल में एक नया टॉपिक है, नाम है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण की कला। अंग्रेजों के शासनकाल में घर बनाने का, बिल्डिंग के डिजाइन बनाने के तौर तरीका में भी चेंजिंग आया था इंडिया में। और अंग्रेजों के शासनकाल में भवन बनाने के 3 शैलियां थी। अंग्रेजों के शासनकाल में बिल्डिंग बनाने की, भवन बनाने की कितनी शैलियां थी, 3 शैलियां थी। पहला का नाम है नवगाथिक। कौन थी, नवगाथिक शैली। दूसरा था इंडो सारासेनिक शैली। और तीसरा है नवशास्त्रीय, नवशास्त्रीय शैली। अब कहेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में, मतलब औपनिवेशिक काल में भवन बनाने के कितने तरीके थे, 3 तरीका से, 3 डिजाइन में ही घर बनता था। जैसे आप लोग कहते उत्तर कोरिया में 6 डिजाइन में ही बाल कटेगा। जिस डिजाइन में किम जोंग का बाल है उस डिजाइन में किसी का बाल नहीं कटेगा, ना तो गर्दन नहीं रहेगा भैया। वो डिजाइन केवल उन्हीं का कटेगा। अब कैसा डिजाइन में देख लीजिए फोटो में उनको, ये पूरा साफ खाली उतने दूर रहता है।
अपने यहाँ तो कटोरा कट, लोटा कट, गिलास का, जूता कट, सब कट जाता है। हाँ, ढीलो नहीं होगा। ढील गरीब के लिए बना, अमीर के लिए ढील नहीं बना हुआ है। जितना भूत प्रेत डाइन है ना, सब लो मिडिल क्लास के लिए है। अमीर आदमी को कभी नहीं, अमीर को कभी सुने हैं भूत पकड़ा है? डाइन कर लेता, मुकेश अंबानी का कौन कर देता है? डाइन है का? तो भूत मन का भय है। ये होता है गाँव में, कहता है कि सांझ में पैसा देगा तो लक्ष्मी चल जाएगा। मुकेश अंबानी का तो हर समय कारोबार होता है, कहाँ पर लक्ष्मी चल जाता है? सांझ सवेरे रात में अंधेरे किसी समय होता है। अभी दियोरी जरा था, कुछ जराओ, अभी कारोबार होता, अभी तो आएगा ना। ये वो अच्छी मानसिकता वाली बात है। हाथ में रखने से पैसा बढ़ता नहीं, ट्रांसफर होने से पैसा बढ़ता है। हमारे हाथ से तुम्हारे हाथ में जाएगा, तुम्हारे हाथ से उसके हाथ में जाएगा। रख ले रहोगे, हर दिन जाए लक्ष्मी माता, जहाँ के तुम्हें बैठा रहेंगे, दिमाग खा जाएगा सर। दिमाग खा जाएगा। इसीलिए नोटबंदी होता है, यही सब देख इन्हीं कारणों से पुराने नोट को हटाकर नया नोट को लाया जाता है। अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में भवन बनाने के 3 शैलियां थी। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नव शास्त्रीय शैली। नव शास्त्रीय शैली भवन निर्माण करने की, बिल्डिंग बनाने की ऐसी शैली थी जिस शैली का विकास कहां हुआ था? रोम में। कहां? और रोम किसकी राजधानी है? इटली। कहाँ की राजधानी थी? इटली, जो यूरोप महादेश में। हाँ, आपको बता दें इस शैली की विशेषता क्या थी। नवशास्त्रीय शैली, जो रोम में इस शैली का विकास हुआ था, और वहां से यह शैली अंग्रेजों के साथ कहां पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया। तो इस शैली में घर बनता कैसा था? तो इस शैली की खासियत है, अच्छा, सीतामढ़ी जिला समाहरणालय देखे हुए? जी। समाहरणालय देखोगिएगा तो पहले एक चबूतरा बनता है। गलत कि सही? चबूतरा पर चढ़ने के लिए बहुत सीढ़ी बनल होगा, चढ़ने के लिए एक खंभा होगा गोल गोल, यहां से यहां तक पूरा। एक पीछे घर होगा, है नहीं? यहां से वहां तक पूरा पहले वो चबूतरा बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नेव का साइट है। फिर चढ़ने के लिए लंबा सीढ़ी, समाहरणालय है ना भाई, छोटा सीढ़ी रहेगा तो इतना वहां जिला के मालिक बैठे हुए हैं, उनसे तो किसको कब किस प्रकार की समस्या आ जाए तो जाएगा मिलने लोग। पतला सीढ़ी होगा, दिन भर लाइन लगले रहेगा, तो यहाँ से वहां तक पूरा सीढ़ी बना दो। तो यहाँ से वहां तक पूरा सीढ़ी होती थी। उसके ऊपर बहुत बड़ा बरामदा, क्योंकि जितना रूम है सबके सामने खाली जगह रहे, तब तो सब कुछ लगा हुआ रहेगा, या फरियादी लाइन में खड़ा हो सकते हैं, और उसके पीछे तब घर बनेगा। नहीं समझे मत लगता है? मेरा कहना है कि पहले क्या बन गया? एक चबूतरा बना दिया, ठीक? चबूतरा के ऊपर मतलब पिलर खड़ा कर दिया। अब पिलर के पीछे तब क्या बनेगा? घर बनेगा। इस चबूतरा पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाएगा तब ना चलेगा। लेकिन एक और खासियत, इसकी जो छत होगी ना, थोड़ा सा ऐसे नोकदार होगी। गलत सही? अब कहेंगे क्या इस शैली में इंडिया में कुछ बिल्डिंग बना हुआ है क्या? इंडिया में इस शैली में क्या कुछ बिल्डिंग है? तो मैं बता दूं, बंबई का टाउन हॉल, बंबई का टाउन हॉल। यहाँ हॉल का सेंस बहुत बड़ा भवन से होता है, जिसमें एक बार सैकड़ों हजारों लोग बैठकर मीटिंग वगैरह कर सके। और आपको पता होगा ना कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो मीटिंग हॉल है जापान में, और दूसरा का सबसे बड़ा अपना बिहार में। नाम सुने हैं? नाम है पटना में। एसके मेमोरियल। नहीं, बापू सभागार। एसके मेमोरियल जस्ट बगल में। उसमें एक बार में शायद से 5000 लोगों को बैठने की क्षमता। एक मीटिंग का 3 लाख रुपया भी लेता है। बड़े बड़े लोग आते हैं तो वहां पर अपना सेमिनार रखते हैं, ये करते हैं। ऐसा बनाया गया है कि सभी लोग लग हम पासे में बैठल हैं।
बापू सभागार, एक बार मैं वहां मीटिंग में गया हूँ। राउंड करके बना राउंड बनाई है, कुर्सी जैसे अलग तरीका से बना हुआ है, 100 लोग के हम ही बीच में। तो बम्बई का टाउन हॉल आपको बता दें, इसका निर्माण 1833 में हुआ था। दूसरा था एल्फिस्टन सर्किल, कौन है? एल्फिस्टन सर्किल। हाँ, एल्फिस्टन सर्किल। इसका नाम है हनीमैन सर्किल। क्या हो? हनीमैन सर्किल 1860 में बना। ये दोनों कहाँ हैं? बम्बई में। तो दोनों कहाँ हैं? बम्बई में। अंतर दोनों में क्या है? जो बम्बई का टाउन हॉल है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और एल्फिस्टन सर्किल भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। यह बम्बई का टाउन हॉल साम्राज्यवाद का या ब्रिटिश नौकरशाह का प्रतीक है, वहीं एल्फिस्टन सर्किल ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। किसका? राष्ट्रवाद का प्रतीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नवगाथिक शैली पर या इंडो सारासनिक शैली पर, अंग्रेजों के शासनकाल में बिल्डिंग बनाने की जो दूसरी शैली थी उसका नाम इंडो सारासनिक शैली, इंडियन प्लस यूनानी, पता है ना, कॉम्बो हो गया। इंडिया के कारीगरों को भवन बनाने का जो कला था उसमें यूनान के कलाकार आए, दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। ये दोनों कलाकार के कला को मिलाकर एक नई शैली का विकास हो गया। उस शैली को इंडो सारासनिक शैली के नाम से जानते हैं। और इंडो सारासनिक शैली में कुछ भवन की बात बता दें तो इंडो सारासनिक शैली में अनेक सारे भवन बने हैं। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है वह गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया यह बना कब? 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? मुंबई में, अरब सागर के किनारे है। और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों बना? जैसे आजकल नेता लोग आते हैं, जो लोकल नेता होते हैं, उनके नजर में अपन पहचान दिखाने के लिए हम एगो छी, हाँ, बांस के खम्मा टांग दिया, अपन पोस्टर लगा दिया, उन्हीं बड़का नेता के बगल में पैर के नीचे पोस्टर लगाने कि आपके हम पैर में रहने वाले हैं, हाँ, पैर हमको भी शर्म दीजिए। यही होता ही है, बड़े के पीछे दटाम कर लेता है अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए, क्यों हमको चिनते हैं, पहचानते हैं। तो आज के नेता ये करते हैं। लेकिन भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो इंग्लैंड की राजा थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? इंग्लैंड के राजा जिनका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। उनकी पत्नी थी मैरी। कौन थी? राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उनकी पत्नी कौन थी? मैरी। ये इंडिया घूमने आ रही थी, यही आने वाली थी। तो भाई राजा आएगा इंडिया में घूमने, छोटका छोटका नेता सब आता है जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का, गारंटी नहीं कि 5 साल पद पर रहबे करेंगे। क्योंकि बीच में भी अगर सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित तो हो गया, नहीं गिर सकती है, उनका पद छीना सकता है, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए तो पूरा मंत्रिमंडल ही भंग होने का डर रहता है। तो हमने कहा कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा और इंडिया गुलाम था, तो भारतों का राजा कह सकते हैं। 1911। और उनकी पत्नी कौन थी? इंडिया में घूमने आ रही थी कि मेरा साम्राज्य कैसा है, चलो घूम कर आते हैं। तो उनके स्वागत करने के लिए कि राजा आएंगे तो उनके प्रवेश द्वार हो ना, इस गेट से घुसे हैं, फीता काटेंगे तब ना घुसेंगे इंडिया में। तो उन्हीं के स्वागत करने के लिए 1911 ईस्वी में एक गेट बना था, उसका नाम क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का किस राज्य में है?
मुंबई महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य में किस शहर में, मुंबई किस नदी के किनारे, सर अरब सागर के किनारे कहो ना सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे अरब सागर के किनारे। यही किस शैली में बना है? दूसरा बिल्डिंग की बात करते हैं कि एक और बिल्डिंग उदाहरण दीजिए, तो एक और बिल्डिंग है, इंडिया के गलत, तो भी है इसमें का वो भी पहले आए ना, मुंबई वाला ले लेते हैं, होटल ताज, होटल मुंबई में ही है, भारत का सबसे खूबसूरत होटल, महंगा भी है, टाटा ग्रुप का है। जमशेदजी भाई टाटा ने, किसने? जमशेदजी भाई टाटा ने बंबई के होटल ताज या होटल ताजमहल का निर्माण कराया था। इस ताज होटल पर 2008 में आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। 26 नवंबर हाँ? इसी में कोई बच्चा प्रश्न किया था ना, 11 का बच्चा प्रश्न कर दिया था कि सर 9/26 हाँ 9/11 क्या है? तुमने कहा 9/11 नहीं कहो, इसको 9/11 फ़ारेनहाइट कहो, या फिल्म ही बन चुका है। कोई करकरे थे, हेमंत करकरे, सारा आतंकवादी को अकेला करकरे थे, करकरा दिए थे। उनका भी बेइज्जती कर रहा था लोग। हाँ कुछ लोग कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग तो नेता है ना भाजपा का आदमी लोग बेइज्जती कर रहा था। कि हमारे ये जो प्रशासक है कितना मेहनत करते हैं देश के लिए, क्या क्या उपरांत देने को तैयार होते हैं, अंगूठा छापा तक कुछ बोल के चल जाता है, क्योंकि इनको अपनी औकात की पता नहीं है कि मैं टेम्पररी कार्यपालिका हूँ, अस्थायी परमानेंट कार्यपालिका है। जिसमें का कलम सनक गया ना, सत्ता से हटवा सकता है। तभी लोग डर कर उसी व्यक्ति को अपना पीए बनाते हैं जो उनका चम्मच हो। याद रखिएगा, बात सही बोला हूँ। नेता बदलता है, शासक बदलती है, तब पीए बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से काम कर। चुनाव का समय आता है, देखते हुइएगा डीएम साहब का अदला बदली कर देता है लोग, क्यों? क्योंकि वो हमारी सीट कमजोर होने वाला है, अपन आदमी रहेगा तो मेरे पक्ष में काम करवाएगा। तो 2008 में आतंकवादियों ने हमला कर दिया होटल ताज पर, नरीमन पर भी हमला किया था, पूरा को हाईजैक कर लिया था, उसमें सारे यात्री को आगो लगा दिया था। मूवी बना है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो एक से एक बढ़कर एक वीर बाकुरा लोग हैं। ऊपरी से उतरा छत पर एक एक करके सबको निशाना पर ले लिया। तो ये दोनों जो होटल ताज है और गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सैनिक में बना हुआ है। मनीष की इच्छा है कि उसको भी ले लिया जाए, हालांकि मैं उसको बाद में पढ़ा था, या नहीं लिखूंगा। इंडिया गेट क्या है? देखिए, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में अंतर है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना और इंडिया गेट 1931 में बना। और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए, इंडिया गेट स्मारक एक है। इंडिया गेट क्या है? स्मारक है। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? प्रवेश द्वार है। भारत का क्या है? प्रवेश द्वार है गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया गेट क्या है? स्मारक है। क्योंकि स्मारक का मतलब क्या होता है? यह स्मारक कहते किसे है? तो किसी की याद में, किसी के याद में जो भवन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। अगर नाम लिया जाए तो ये क्यों बना, तो आप सबको पता है 1914 से 1918 तक, सुन लीजिए पहले, 1914 से 1918 तक एक घटना घटी थी। कोई बताने में सक्षम है क्या? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के कहने पर भारत के बहुत सारे नौजवानों ने सेना में भर्ती हो गया, और सेना में भर्ती होकर मदद किसकी किया? अंग्रेजों को मदद किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इंडियन सिपाही शहीद हो गया, मर गया, उन्हीं शहीदों के याद में बनना तो शुरू ही होगा, तो बहुत पहले क्या कहते हैं, बन करके आपका तैयार हो गया। इसी इंडिया गेट के बीच में यहाँ हमेशा की लौ जलती रहती है, जिसे अब विलीन कर दिया। ठीक है। उसका नाम था अमर ज्योति जवान जी। नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अमर ज्योति कहने के लिए गेट है, लेकिन इसके अंदर कोई गेट, हम कहीं घूमने गए दिल्ली में है, जी हम भी एक बार गए हैं, और इसके दीवार पर जाइएगा गौर से देखिए, नाम लिखा हुआ है। जितने भी हमारे फौजी 65,000 से ऊपर का नाम शहीद हुए थे, उन सारे शहीदों का उस पत्थर पर क्या लिखा गया है? नाम लिखा गया है। तो इंडिया गेट स्मारक द्वार है, 31 से बनकर तैयार हुआ।
इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के याद में कराया गया। इसमें सिर्फ अंग्रेजी सब का है और इसके बगल में है एक वहाँ इंडियन वाला कलर है। तीसरा आ गया नवगाथिक शैली। तो कौन आ गया? अब कहेंगे नवगाथिक शैली है क्या, इसकी विशेषता क्या? तो नवगाथिक शैली तो पहले ही लिख दिया हूं कि स्थापत्य कला की अंग्रेजों के शासनकाल में घर बनाने की, बिल्डिंग बनाने की क्या थी? शैली थी। और इस शैली का विकास भी रोम में हुआ। क्या हुआ? किस काल में? पुनर्जागरण काल में हुआ था। बात समझ गए? पुनर्जागरण काल में हुआ था। और जितने भी चर्च बनते हैं, नाम होता है गिरजाघर। चर्च को हम गिरजाघर भी कहते हैं। ईसाइयों की पूजा स्थल को चर्च कहते हैं। ईसाई के धर्म है, स्थापना ईसा मसीह ने किया था। तो ईसाइयों के पूजा स्थल को या गिरजाघर कहते हैं। तो चर्च जो है ना, वो नवगाथिक शैली में ही क्या होते हैं? बनते हैं। अब कहेंगे इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि नोकदार छत। क्या होता है? नोकदार छत। हाँ, मेहराब ज्यादा होता है और साज छज्जा खूब डिजाइन बनाएगा, खिड़की से लेकर हर दीवार पर खूब डिजाइन बनाएगा। अब नोकदार छत मतलब एक घर बना दिए, ठीक है, घर बना दिए, इस पर बनाएगा, ऐसा बिल्डिंग करेगी, इसमें भी ऐसा लगा देगा, इसमें भी ऐसा लगा देगा। कभी आप चर्च को जाके देख लीजिए, चर्च का छत ऐसे सपाट नहीं होता। हमने जैसे बना दिया, सीधा यहाँ रहता है, ऐसे उठेगा, खुडेन करते करते ला देगा। पहले जैसे ये तो वैसे ही रहता है, वैसे भी कुछ कुछ रहता है। ये बीच वाला नहीं रहता, छत नहीं रहता, छत सीधा वैसे कर देता है। मतलब सीधा हमने कहा ऐसे बना दिया। और कहोगी तो ये हो गया चर्च। अगर घर क्या इस शैली में घर बनते, वहां घर भी बनते थे। और इसका उदाहरण आपको रीटा सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन मिलेगा कि छत जो बना दिया ना, जैसे घर बना दिया, तो छत जो बनेगा ऐसे ऐसे बनाएगा। इसके ऊपर दुमंजिला बनाना संभव नहीं। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रोम जो है वह ध्रुव के काफी करीब है ना। हिमपात माने बर्फबारी क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर छत सपाट होगा और बर्फ पर गिरेगा तो छत पर वजन क्या होगा? छत धंस सकता है, टूट सकता है। लेकिन अगर नुकीला बना देगा, बर्फ गिरेगा छाल के, या यहाँ गिरेगा यहाँ टूटेगा, नीचे गिरे टूटेगा, जहाँ टक्कर होगा तो उष्मा की उत्पत्ति होगी, उष्मा से क्या बन जाएगा? गर्म होगा तो पानी बन जाएगा, इस नाली के माध्यम से पिघल कर नीचा गिरता रहेगा। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बगल में जो पुराना बिल्डिंग है, जाके देखिए उसका छत ऐसा ही होगा, घुमावदार होगा। स्टेशन के बगल में पानी टंकी है ना, भले ही अब टूट गया अलग बात है, लेकिन मैं देखा हूं। अब कहेंगे सर ये नवगाथिक शैली में क्या कुछ बिल्डिंग बने हैं? बहुत सारे बिल्डिंग है। जैसे मुंबई का सचिवालय, मुंबई का विश्वविद्यालय, बंबई का हाई कोर्ट, बंबई का जो पुस्तकालय है, बंबई विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के ऊपर एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है राजा बाई टावर। प्रेमचंद्र रायचंद्र ने अपनी माता के नाम पर करा दिया राजा बाई टावर। इसी शैली में बना। इतना ही नहीं, इंडिया में पहली बार रेल चली थी 1853 में, और जिस कंपनी ने इंडिया में रेल चलाई थी उस कंपनी का नाम था इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आज इंडियन रेलवे नाम है उसका। आज भारत में जो रेल चल रही है, उस रेल को चलाने वाली संस्था का नाम क्या है? भारतीय रेलवे। लेकिन इंडिया में पहली बार जो रेल चली थी 1853 में, उस रेल को चलाने वाली कंपनी का नाम क्या था? इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और उस कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ था? तो मुंबई में। और उस हेड क्वार्टर का नाम क्या था? VT। हाँ, विक्टोरिया टर्मिनल। ये मुंबई VT लिखता है तो विक्टोरिया टर्मिनल। तो विक्टोरिया टर्मिनल एक बहुत बड़ा जगह है, वहां बिल्डिंग बना हुआ है। उस बिल्डिंग को भी नवगाथिक शैली में इसका अवशेष आज भी है। इंडिया में रेल का परिचालन पहले वहीं से होता था। आज तो रेल के परिचालन करने के लिए कितने जोन बन गए, उप जोन बन गए, क्योंकि देश ही बहुत बड़ा हो गया है, नया बनते रहता है। तो आज रहने दीजिए।
4 जो शहर बच गया आपका, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा।